नमस्कार दोस्तों, मैं कविता मौर्य CBSE स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि हमने देखा कि पिछला वीडियो मैंने जो बनाया उसमें आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिला, उससे मैं दिल से शुक्रिया करती हूं आप लोगों की। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए CBSE स्टडी पॉइंट के लिए। आइए हम देखते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र, छिद्र। पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, जे मैंने एक पत्ती बना दिया है, आप इस पे देख रहे हैं कि इस पे छोटे छोटे क्या है, छिद्र हैं, और यही छिद्र क्या कहलाता है, रंध्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे ढेर सारे स्टोमेटा है, लेकिन मैं एक स्टोमेटा को क्या करूंगी, इसका फिगर मैंने बना दिया है। अब आपको बताऊंगी इसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं ये क्या है, एक स्टोमेटा का क्या है, फिगर है, एक चित्र है। ठीक, तो इसमें क्या है, ये देखिए, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये क्या है आपका गार्ड सेल, जो दोनों तरफ बना हुआ है, दिख रहा है सबको। तो आप क्या करेंगे, इसका आकार कैसा है बच्चों, सेम के जैसा है। किसके जैसा है, सेम के जैसा। सेम के जैसा लग रहा है ना, दोनों तरफ से घिरा हुआ है। फिर उसके बीच में क्या है, ये देखिए, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, ये भी किसी भी चीज को या फिर किसी भी लीव्स को ग्रीन करने का कार्य करता है, उसको हरा बनाते हैं। और अगला क्या है, ये देखिए बड़ा सा छिद्र हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है, छिद्र दिख रहा है। इसे बोलते हैं स्टोमेटापोर। क्या बोलते हैं, स्टोमेटापोर। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा होता है वो पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी पाया जाता है, पत्तियों के नीचे सतह पर भी पाया जाता है, और कभी कभी हमारे यहाँ ऐसे प्रजाति की पत्तियां होती हैं जो दोनों तरफ स्टोमेटा पाया जाता है। क्या होता है, दोनों तरफ स्टोमेटा पाया जाता है। तो स्टोमेटा की जरूरत क्यों होती है पौधों को, पत्तियों को क्यों होती है स्टोमेटा की जरूरत? वो स्टोमेटा तो लिप्स में तो होता है, रूट में भी हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है, मतलब जड़ों में भी हो सकता है, तनों में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये होता कहाँ है, हमेशा लिप्स पे होता है। कहाँ होता है, लिप्स पे होता है। तो आइए बच्चों हम इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे, फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं स्टोमेटा के बारे में। सबसे पहले आप जानते हैं जो स्टोमेटा लीव्स में होता है उसका वर्क क्या होता है। तो वर्क ये होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है, तो वहाँ से क्या होता है, CO2, मतलब ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है उस स्टोमेटा में। देखा बच्चों कि जो वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कहाँ से आता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के अंदर प्रवेश होता है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा में जब प्रवेश होता है तो क्या होता है, ये किन किन चीज़ों में टूटता है। सबसे पहले टूटता है ये जल के अणु में। किसके रूप में टूटता है, जल के अणु के रूप में टूटता है। दूसरा हाइड्रोजन के रूप में टूटता है, और तीसरा ऑक्सीजन के रूप में टूटता है। किसके रूप में टूटता है, जल के अणु के रूप में टूटता है, हाइड्रोजन के रूप में टूटता है, और बच्चों ऑक्सीजन के रूप में टूटता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी स्टोमेटा के छिद्र से हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर निकल जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो स्टोमेटा होता है उसी के द्वारा गैसों का विनिमय, आदान प्रदान होता है, और उसमें कोशिकाओं का श्वसन भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो स्टोमेटा होता है वो क्या करता है, दिन के समय ओपन हो जाता है, मतलब खुल जाता है। सबको पता है ना, जो पत्तियों का स्टोमेटा होता है दिन के समय खुल जाता है, क्योंकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तब। लेकिन रात में क्या होता है, वही स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। बेटा क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होता है। तो मैंने बच्चों आपको बताया कि जो स्टोमेटा होता है दिन के समय ओपन यानी खुला रहता है सनलाइट की वजह से, और उसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है, और रात के समय वही पत्तियों का जो स्टोमेटा होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि रात के समय तो कोई फोटोसिंथेसिस होता नहीं है कि नहीं। अब यहाँ बात ये आती है कि दिन के समय ही क्यों खुला रहता है, रात के समय क्यों नहीं खुला रहता है। मैंने पहले ही बता दिया कि दिन के समय सनलाइट होता है और रात के समय सनलाइट नहीं होता है। आपने एक पौधे के बारे में सुना होगा बच्चों, जिसे बोलते हैं कैक्टस, नागफनी। जानते हैं ना, जो नागफनी होता है वो एक मरुस्थलीय पौधा है। क्या है, मरुस्थलीय पौधा है वो। उसमें उसका सारा प्रक्रम ही उल्टा होता है।
वो उसका जो स्टोमेटा होता है नागफनी का, वो क्या होता है, दिन के समय क्लोज्ड हो जाता है, यानी दिन के समय वो बंद रहता है। उसका स्टोमेटा दिन के समय बंद रहता है और रात के समय उसका स्टोमेटा खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है आप लोग जानते हैं? तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं। एक्चुअली ये होता है कि जो स्टोमेटा होता है, यानी नागफनी का जो स्टोमेटा होता है, आपने जानते हैं कि उसमें जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। क्या होती है? पानी की कमी होती है। और स्टोमेटा का फंक्शन भी क्या होता है कि वो पानी को बाहर एब्जॉर्ब करा देता है बाय सन रेज, यानी सूर्य की किरणों द्वारा, उसके जो जलवाष्प द्वारा वो बाहर हो जाता है। और नागफनी में पहले से ही पानी की कमी होती है, इसलिए वो क्या करता है, नागफनी अपने स्टोमेटा को दिन के समय क्लोज कर देता है, जिससे हमारा बर्थ में पानी वाष्पित न हो। और रात के समय वो अपना स्टोमेटा को क्या करता है, खोलता है और दिन के समय स्टोमेटा को बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे प्लांट को तो फायदा है क्योंकि उसका पानी जो वाटर है वो लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन जो उसमें एक ये उसकी हानि उसके साथ ये हो रही है कि जब दिन के समय वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर देगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, कैसे फोटोसिंथेसिस होगी, यानी प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? जब स्टोमेटा ही बंद हो जाएगा तो गैसों का आदान प्रदान, गैसों का विनिमय कैसे होगा? ये प्रॉब्लम है ना। तो स्टोमेटा ये करता है, उसका कैक्टस में जो स्टोमेटा होता है वो ये करता है कि रात के समय उसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ही दिन होता है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करता है सूर्य की किरणों के द्वारा। C6 ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ये इसका फॉर्मेशन डे के समय कैक्टस कर लेता है, जिसकी वजह से उसको पोषण मिलता है और उसका ग्रोथ आसानी से होता रहता है। तो बच्चों, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सीख लिया कि फोटोसिंथेसिस हमारे लीव्स में क्यों ज़रूरत पड़ती है, या फिर गैसों का इसके लिए क्या महत्व है। मैंने डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया ना? ठीक है, आइए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे अब किसके बारे में? मनुष्यों में पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मनुष्यों में पोषण। डायग्राम से हम लोग सीखेंगे कि ये क्या होता है। आइए तो हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। पोषण में, पोषण चैप्टर चल रहा था, मनुष्यों में पोषण। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मनुष्यों में पोषण पढ़ेंगे। तो देखिए, मनुष्यों में पोषण, मैंने मनुष्य का ये डायग्राम बना दिया है, उसके इंटरनल पार्ट का, आंतरिक भाग का बना दिया है। आइए इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? मनुष्यों में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। देखिए, ये 5 टाइप्स के होते हैं, यानी 5 प्रकार के पोषण हमारे शरीर में होते हैं। सबसे पहला क्या है? अंतःग्रहण। क्या होता है? अंतःग्रहण यानी एडिप स्पेस। और दूसरा है पाचन यानी डाइजेशन। तीसरा है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। और चौथा है स्वांगीकरण। और पांचवा है बहिक्षेपण। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा पहला था अंतःग्रहण। अंतःग्रहण किसे कहते हैं बच्चों? जो भोजन हम अपने मुख में लेते हैं। क्या करते हैं? जो भोजन हम अपने मुख में लेते हैं वो क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। वही तो अंतःग्रहण कहलाता है ना, कि जो कुछ भी हम खाते हैं अपने मुख में लेते हैं वो अंतःग्रहण कहलाता है। आगे उसके बाद क्या है? अब हम पढ़ते हैं दूसरा, पाचन के बारे में। किसके बारे में? पाचन। बच्चों देखिए कि ये जो हमारा डायग्राम है, हमारा जो पाचन है उसमें 2 चीज़ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आपका ये पाचन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन, और दूसरा क्या है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए पाचन के बारे में पढ़ते हैं। पाचन में क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जटिल अणु, जटिल अणु से सरल अणु में किसी भी पदार्थ का बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन। जैसे हमने क्या किया, हमने अपने मुख में कोई भोजन लिया तो वो क्या है? लिक्विड स्टेज में तो है नहीं, यानी द्रव अवस्था में तो है नहीं, वो तो सॉलिड फॉर्म में है ना, जटिल पदार्थ है ना। तो उसको क्या करेंगे? डायरेक्ट हम उसको अगर खाएंगे, हमारे अंदर वो जाएगा तो क्या उसका हम पाचन कर सकते हैं? नहीं। तो उसी चीज को हम क्या करेंगे? उसी पदार्थ को, जटिल पदार्थ को पहले सरल अणु में उसको क्या करेंगे? बदलेंगे। यानी जटिल अणु से हम उसको सरल अणु में बदलेंगे, तभी उसका पाचन हो पाएगा। अगर हम कोई जटिल अणु को डायरेक्ट अपने अंदर ले ले तो हमारा जो आंत होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, यानी उसका पाचन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको जटिल अणु को सरल अणु में बदलते हैं।
उसके बाद बेटा क्या होता है, अब किसका नंबर है, अब है अवशोषण का नंबर है। किसका नंबर है, अवशोषण। तो बेटा अवशोषण क्या होता है, हम जो कोई भी चीज खाते हैं, क्या करते हैं, कोई भी चीज खाते हैं तो वो क्या होता है, पूरे शरीर में क्या होता है, सबसे पहले तो हमने पाचन पढ़ा, तो पाचन में क्या होता है, जो चीज हमने खाया उसका क्या हुआ, पाचन हुआ। क्या हुआ, पाचन हुआ। और वो पाचन से हमें क्या मिला, न्यूट्रिशन मिला, यानी पोषण मिला। क्या मिला, पोषण। और वही पोषण रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। जब वो पोषण रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है तो बॉडी उसको क्या करता है, उस रक्त को उस पोषण को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है। यही हमारा क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। आगे आपने पढ़ा, अंतःग्रहण पढ़ा, पाचन पढ़ा और अवशोषण पढ़ा। अवशोषण समझ में आ गया सबको? हाँ, तो हम आगे पढ़ेंगे स्वांगीकरण। क्या पढ़ेंगे, एसिमिलेशन। बच्चों एसिमिलेशन में क्या होता है, जो चीज़ हमारे शरीर को अवशोषित हुआ मिलता है, जो चीज़ हमारा बॉडी रक्त के माध्यम से अवशोषित कर लेता है, उसको पुनः क्या करता है, उपयोग में लाता है, उसे जटिल अणुओं में फिर से उसको बदल देता है। यही हमारा कहलाता है एसिमिलेशन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब होता है कि हमारे शरीर में इतनी सारी क्रियाएं होने के बाद, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, इतनी सारी क्रियाएं होने के बाद जो बैड मटेरियल यानी जो खराब पदार्थ बचता है वो शरीर से क्या होता है, आउट हो जाता है। क्या होता है, शरीर से आउट हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है शरीर से। वही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण। ठीक। आइए तब हम आगे देखते हैं, हमारा जो ये आहार नाल है, आहार नाल जो होता है वो मुख से लेकर एनस यानी जो आपका गुदा द्वार होता है, यहाँ से लेकर इसकी लंबाई जो होती है 9 मीटर होती है। कितनी होती है, 9 मीटर होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा आहार नाल है वो मुख से लेकर ये यहाँ से आते हुए ये इसका जो बड़ा वाला भाग बन जाता है, ये कौन सा, बड़ा सा भाग बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आमाशय। ये आमाशय यहाँ से होता हुआ आपका दिखा रहा है, ये यहाँ पर, यहाँ पे, ये यहाँ पे छोटी आंत से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से मिल जाएगी। कहाँ पे मिला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है। कितना होता है, 7 मीटर होती है। फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी जो छोटी आंत है, ये बड़े आंत में, ये देखिए प्रवेश कर रहा है ना, ये बड़े आंत में प्रवेश करते हुए ये यहाँ से जाते हुए फिर क्या होता है, एनस से यहाँ पे एंडिंग इसकी पॉइंट हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले क्या, आहार नाल यहाँ से स्टार्ट हुआ, आमाशय में बदला, फिर आमाशय से होता हुआ छोटी आंत में गया, छोटी आंत का फॉर्मेशन होते हुए फिर बड़ी आंत का निर्माण हुआ, बड़ी आंत का निर्माण होते हुए ये एनस यानी गुदा द्वारा ये यहाँ पे इसकी समाप्ति हो जाती है। तो ये था क्या, हमारा आहार नाल। अब देखते हैं यहाँ पे जो ग्रंथ लिखा है, आहार नाल में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और ये ग्रंथियाँ होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है हमारा लार ग्रंथि। क्या होता है, लार ग्रंथि। ये हम सब जानते हैं कि जब हम लोग मुख में भोजन रखते हैं तो उसमें हमारे मुख में क्या आता है, लार आ जाता है, जानते हैं ना। तो वो उसमें एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। और उस एंजाइम की मदद से क्या होता है, भोजन का थोड़ा बहुत मात्रा वहीं से पाचन होना उसका शुरू हो जाता है। किसका, भोजन का पाचन माउथ से ही यानी मुख से ही शुरू हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से मुख में एक एंजाइम सिक्रीट होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, आमाशय। दूसरा क्या होता है, आमाशय, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टमक यानी पेट है। और इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें एक अम्ल निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है बेटा। और तीसरा है यकृत। ये देखिए हमारा लीवर है ना, ये सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ही है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और उसके बाद अगला क्या है, अगला है अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय। पैनक्रियाज, ये क्या करता है, ये भी डाइजेशन का काम बहुत अच्छे से करने का कार्य करता है। और लास्ट में हमारा क्या होता है, छोटी आंत में पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाली एक ग्लैंड होती है, ये भी क्या करती है, भोजन को पचाने में हेल्प करती है। तो हमने देखा बच्चों कि हमारा आहार नाल मुख से लेकर एनस गुदाद्वार तक फैला हुआ है, और हमारे कई सारे ग्लैंड्स भी हैं जो क्या करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। हमने तो इसको सरसरी निगाहों से आज बता दिया, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास हमारा जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, अब डाइजेशन को अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।